तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये क्वेश्चन आया कि ये सारे पार्टिकल्स एटम में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटम्स में कैसे अरेंज होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। उन्होंने ये समझाया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं या उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो हमको अब तक ऐसे 3 मॉडल्स मिले जिनको हम स्टडी करते हैं, जिनमें से पहला है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और तीसरा है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो हम इन तीनों में से सबसे पहले डिस्कस करते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को। वैसे अगर देखा जाए तो ये मॉडल बिफोर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन प्रपोज किया गया था। उस टाइम पर बेसिकली हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर एटम का मॉडल प्रपोज कर दिया था। तो थॉमसन साहब ये बोलते हैं कि आपका जो एटम है वो सिमिलर टू प्लम पुडिंग, पुडिंग एक स्वीट डिश होती है, या कह लीजिए कि जो आपका एटम है वो सिमिलर टू वाटरमेलन है, तरबूज के जैसा है। आप सबने तरबूज देखा होगा, आपने उसमें ये पाया होगा कि तरबूज के भीतर जो रेड पल्प होता है, जो गुदा होता है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस पल्प में कहीं कहीं पर ब्लैक सीड, काले बीज ट्रैप्ड होते हैं, फंसे हुए होते हैं या उलझे हुए होते हैं, जो आप चाहे वो बोल सकते हैं। तो उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ अप्लाई किया और वो ये बोलते हैं कि हमारे एटम के अंदर, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, जे थॉमसन, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू प्रोटॉन वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर जगह इवन फॉर्म में प्लस चार्ज कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम के अंदर कहीं कहीं पर ट्रैप्ड होंगे, उनकी पोजीशन रैंडम होगी, फिक्स नहीं होगी। तो मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो वो यहाँ पर है, या मान लो यहाँ पर है, या मान लो यहाँ पर है, वो ऐसा बीच बीच में कहीं पर मौजूद है। फिर से बोलता हूँ, थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम होगा उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरा हर जगह बराबर रूप से फैला हुआ होगा, बिखरा हुआ होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं, वो बीच में कहीं कहीं पर ट्रैप्ड होंगे। वैसे ये जो मॉडल है ये डिस्कार्ड कर दिया गया, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इतने पास हों और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ना कर दें। हमें ये मालूम हुआ कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे प्लस और माइनस इतने पास है तो उनके बीच इंटरेक्शन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं होती है। तो ये मॉडल सही नहीं पाया गया। इसके बाद हम जो दूसरा पढ़ने वाले हैं मॉडल, वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड साहब ने अपने कलीग्स के साथ एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन पर जो उन्होंने कंक्लूजन दिया वही आपका रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहलाता है। इन्होंने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, तो इन्होंने एक थीन शीट ऑफ गोल्ड, सोने की बहुत पतली सी झिल्ली या एक परत पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की थी, बौछार की थी। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है कि ये जो एक पट्टी आपको दिख रही है, लाइन दिख रही है, ये मान लीजिए एक शीट है जिसके पीछे क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है जो डिटेक्ट करता है वहां तक पहुंचने वाले अल्फा पार्टिकल्स को। उसके सामने, स्क्रीन के सामने, ये आपकी थीन शीट ऑफ गोल्ड हो गई। यहाँ पर एक बॉक्स होता है जो लेड का बना होता है। यहाँ पर ओपनिंग बड़ी दिखाई गई है आपको, लेकिन वहां पर एक बहुत ही बारीक स्लिट, बहुत ही छोटा सा होल होता है जहां से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं रेडियम मेटल से। और ये सारे पार्टिकल बॉम्बार्ड करते हैं, छोड़े जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं टुवर्ड्स थीन शीट ऑफ गोल्ड। तो उनको, रदरफोर्ड साहब को जो ऑब्जर्वेशन मिले थे वो बेसिकली 3 थे। उन्होंने ये पाया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस थीन शीट ऑफ गोल्ड से होकर गुजर गए, पार हो गए, जिंक सल्फाइड स्क्रीन तक पहुंच गए। जैसे आपको दिख रहा होगा, जो मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल, वो क्या होंगे, एटम से पार हो जाएंगे। उन्होंने ये पाया कि बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल पर डेविएट हो रहे हैं। ये पहले सीधे थे, स्ट्रेट जा रहे थे, जैसे ही सेंटर के आसपास से गुजरे वो
अवे, दूसरी ओर, दूर की तरफ क्या हुए, डेविएट हो गए, मुड़ गए। और यहाँ जो एंगल था वो बहुत ही स्मॉल एंगल पर डेविएशन हो रहा था। उन्होंने ये भी पाया कि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, अप्रोक्सीमेटली 1% और लेस, क्या होता था कि अगर वो टुवर्ड द सेंटर लॉन्च हुआ है, मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो सीधे कहां पर, न्यूक्लियस की तरफ, सेंटर की तरफ पॉइंटेड था, तो वो जिस पाथ से जाता था उसी पाथ में वापस लौट आता था। तो ये 3 बेसिक ऑब्जर्वेशन थे और इनके बिहाफ में उन्होंने जो पॉइंट्स दिए वो बने रदरफोर्ड एटॉमिक। कर रहा था उसको मैंने नोट भी कर लिया है। तो रदरफोर्ड साहब को इस एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन हुए वो ये थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स विल पास थ्रू एटम विदाउट एनी डेविएशन। मतलब बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होंगे जो बिना डेविएशन के स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएंगे। फिर क्या बोला गया, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स विच वर क्लोजर टू द सेंटर न्यूक्लियस सफर डेविएशन थ्रू स्मॉल एंगल्स। मतलब ऐसे अल्फा पार्टिकल जो सेंटर न्यूक्लियस के नज़दीक थे, पास थे, क्लोजर थे, वो जब आते हैं न्यूक्लियस के पास, सेंटर के पास, तो वो थोड़े से स्मॉल एंगल पर क्या होंगे, मुड़ जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे। फिर क्या बोला गया, वेरी लेस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम विच दे केम टुवर्ड द एटम। मतलब ऐसे बहुत कम, मे बी 1% और लेस पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जिस पाथ से आए थे उसी पाथ में वापस लौट गए। लेकिन हाँ, ये वो अल्फा पार्टिकल थे जो डायरेक्टली टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द एटम न्यूक्लियस मूव कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो ऑब्जर्वेशन आए उस पर रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन दिया वो ये था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल विच पास थ्रू एटम विदाउट एनी डेविएशन, इसका जो रीज़न ये था कि एटम का जो मैक्सिमम पोर्शन है या जो मैक्सिमम रीजन है वो एम्प्टी रहा होगा। अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इस एटम के पार हो जा रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर कोई रिजिड ऑब्जेक्ट ना हो, वो हॉलो हो, वो खोखला हो, तब तो चीज़ें उसके पार होंगी। तो ये बोला गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एटम के आर पार तभी हो पाएंगे जब एटम का मैक्सिमम पोर्शन कैसा होगा, हॉलो होगा, खाली होगा या एम्प्टी होगा। जो सेकेंड पॉइंट ये था कि अल्फा पार्टिकल क्लोजर टू न्यूक्लियस डेविएट थ्रू स्मॉल एंगल। इसका रीजन ये दिया गया कि ड्यू टू रिपल्शन कॉज्ड बाय न्यूक्लियस, मतलब वो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक से गुजर रहे थे, उन्होंने अपना जो पाथ डेविएट किया, जो स्मॉल एंगल पर डेविएशन हुआ वहाँ पर, उसकी वजह ये थी कि न्यूक्लियस इन अल्फा पार्टिकल्स को रिपल करता होगा। यहाँ पर उन्होंने ऐसा माना कि जो चार्ज अल्फा पार्टिकल पर है वही चार्ज न्यूक्लियस पर भी होगा, तभी वहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। आपको मालूम है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऑब्वियस है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो खुद एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर होता है 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। अगर वो खुद अपना पाथ अवे मूव कर रहा है तो वहां पर रिपल्शन हुआ होगा। अगर यहाँ पे अट्रैक्शन होता तो अल्फा पार्टिकल को टुवर्ड द सेंटर मूव करना चाहिए था, बट ये अवे फ्रॉम द सेंटर न्यूक्लियस मूव कर रहा है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब न्यूक्लियस उस अल्फा पार्टिकल को रिपल कर रहा होगा। और चूंकि रिपल्शन तभी होता है जब चार्जेस कैसे हों, सिमिलर हों। अगर अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन के लिए न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था। मतलब इस ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन आया वो ये था कि सेंटर ऑफ द एटम विच इज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। मतलब सेंटर पर, न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि सम अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक अलोंग सेम पाथ जिससे वो आए थे। अगर जो अल्फा पार्टिकल टुवर्ड द सेंटर मूव कर रहा होगा वो जिस पाथ से आता है उसी पाथ पर वापस लौट जाता है। यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन थीटा या अल्फा जो को बोल सकते हैं 180 डिग्री होता है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके सेंटर पर कुछ रिजिड मास होगा, वहाँ पर ऑब्वियस है मास होना चाहिए। तो जो थर्ड आपका ऑब्जर्वेशन था उसके बेसिस पर हमको ये आइडिया हुआ कि बाउंस बैक अल्फा पार्टिकल हो रहा है, इसका एक ही रीजन हो सकता है
कि आपके सेंटर पर, आपके न्यूक्लियस पर मास प्रेजेंट होगा। मास है इसीलिए वो बाउंस बैक हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप अगर दीवार पर कोई बॉल हिट करते हो तो बॉल वापस आती है, क्योंकि दीवार खुद रिजिड ऑब्जेक्ट है। वैसे ही ये वापस आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, रिजिड होगा, या वहाँ पर भी मास होगा। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर हम रिजिड कह रहे हैं, हम मास कह रहे हैं, ये मत अज्यूम करिएगा कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को टच या हिट करता है। यहाँ पर फिजिकली कोई एक दूसरे को टच नहीं करता, हिट नहीं करता। यहाँ पर जो रिपल्शन होता है पॉजिटिव चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस में, वो उसकी वजह से बाउंस बैक होता है। यहाँ पर बिल्कुल ये एक दूसरे को टच नहीं करते, इनके बीच एक डेफिनेट डिस्टेंस मेंटेन होता है, जिसके पहले आपका अल्फा पार्टिकल वापस लौट जाता है, और उस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ने के बाद हम ये पढ़ते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। ठीक है, ये भी एक तरह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक पार्ट ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो क्या है उससे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपको पहले बताया जा चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में और इसी वीडियो में कि जब अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली टूवर्ड सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस मूव करता है, तो वो उसी पाथ में वापस लौट जाता है जिस पाथ से वो आया था। मतलब यहाँ पर आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये बाउंस बैक होगा। एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को हिट नहीं करता, न्यूक्लियस को टच नहीं करता है, बल्कि वो उससे एक मिनिमम डिस्टेंस के पहले ही रुक जाता है, या उससे एक मिनिमम डिस्टेंस के पहले ही वापस लौट जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा, वो पेनिट्रेट करता है, वो एटम के अंदर पहुँच जाता है, और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक डेफिनेट डिस्टेंस तक आता है, मान लो इस डिस्टेंस तक, और इसके वो आगे रीच नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पर उसके लिए रिपल्शन मैक्सिमम हो गया, और यहाँ पर आने के बाद वो वापस बाउंस बैक होता है। तो जब आपका अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम पेनिट्रेट कर चुका होगा एटम के अंदर तक, और जिस पॉइंट से वो वापस लौटता है उस पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट से न्यूक्लियस के डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। ठीक है, याद रखना है कि जितना मैक्सिमम एक्सटेंट तक आपका अल्फा पार्टिकल अंदर गया था, उस पॉइंट से न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होगा उसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाता है। एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि जब अल्फा पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो इसके पास एक डेफिनेट काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, न्यूक्लियस का रिपल्शन इस पर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस के पास आएगा, रिपल्शन इंक्रीज होगा। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल पर सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियस है रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन डिक्रीज होती है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बढ़ती जाती है। आपको मालूम है कि चार्ज के अराउंड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल पर हर एक डेफिनेट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी या उसको मिल जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल जब आगे बढ़ता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होती है, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब आपको याद रखना है एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल की के उसके पी के इक्वल हो जाती है। मतलब के क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, पी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। एक पॉइंट ये ज़रूर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहां पर दोनों ही एनर्जीज, चाहे काइनेटिक चाहे पोटेंशियल, इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी इक्वल हो जाएगी, माफ करना, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब सुनिए, मैंने ऐसा माना कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास स्मॉल m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो इसके लिए ke होगा हाफ mv²। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय न्यूक्लियस ऑन अल्फा पार्टिकल अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होगा, F = 1/4πε0 q1 q2/r²। ये फॉर्मूला क्या है, ये कूलॉम्स लॉ है। आप जानते हैं कि यहाँ पर q1 q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है।
यहाँ पर जो Q1 Q2 है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। अब Q1 को मैंने मान लिया है न्यूक्लियस पर चार्ज, और Q2 क्या है मान लो, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज। अब आपको याद रखना है न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस एटम के एटॉमिक नंबर को Z अज्यूम कर लेता हूँ। इस एटम के एटॉमिक नंबर को मैंने क्या माना, Z माना। इसका मतलब क्या होगा, इसके न्यूक्लियस पर इतने ही Z नंबर में 10 12, अगर Z 10 है तो 10 प्रोटॉन होंगे, अगर Z 12 है तो 12 प्रोटॉन होंगे, जितना भी हो वो होगा। तो Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पर अगर मैं एलिमेंट्री चार्ज E मान लूँ तो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस जो होगा वो होगा Ze। इन सिमिलर वे जो अल्फा पार्टिकल है वो सिमिलर टू हीलियम एटम है, मतलब हीलियम पर चार्ज होता है 2 यूनिट का और मास होता है 4 यूनिट का। तो यहाँ पे चार्ज कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का, मतलब इन हीलियम एटम देयर वुड बी 2 प्रोटॉन्स। तो जो अल्फा पार्टिकल वो भी क्या है, सिमिलर टू हीलियम है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अल्फा पार्टिकल में भी 2 प्रोटॉन होंगे, बिकॉज ऑफ विच इस पे चार्ज क्या होगा, 2 यूनिट का। तो मैंने उसे क्या मान लिया, 2E। यहाँ पर E क्या है, E इज द एलिमेंट्री चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, व्हाटएवर जो आप बोलना चाहें। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो Q1 है वो देखिए, जो Q1 है वो Ze होगा और Q2 वो हो जाएगा 2E। अब यहाँ पर लिखा हुआ था फोर्स, आप ध्यान देंगे यहाँ पर फोर्स था और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब याद रखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होता है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फोर्स में R² आता है, एनर्जी में R आता है। अब आपको पहले बताया जा चुका है कि एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच KE जो होगा वो PE के इक्वल होगा। तो KE क्या है, हाफ mv², PE क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ पर Q1 क्या है, Ze, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, Ze। Q2 क्या है, 2 ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2E। अब नीचे में ये R है। अब आपको ध्यान ही देना है कि ये R कुछ नहीं बल्कि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है। अब यहाँ पर जो दोनों चार्ज होंगे एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये जो डिस्टेंस होगा वही तो क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, कि ये जो पॉइंट है इनके बीच जो डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट्स के बीच वही क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हम शो कर रहे हैं किससे, जिसको हम शो कर रहे हैं R0 से। तो मैंने अब यहाँ पर डिस्टेंस R को R0 पुट कर दिया, बिकॉज R शो करता है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और अभी जो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है वही हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, तो मैंने उसे R0 पुट कर दिया। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ R0, तो मैंने इसे यहाँ भेजा, ट्रांसपोज कर दिया और इसे मैंने नीचे भेज दिया, ये कुछ ऐसा बन गया। इसके बाद क्या होगा, हाफ mv² खुद क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अब देखिए क्या हो गया, R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2Ze² अपॉन में KE। अब अगर आप गौर करें तो इसी फॉर्मूला को, इस वाले को हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे भैया, तो हमने क्या किया, इस नीचे वाले 2 को फ्लिप करके ऊपर भेज दिया, तो क्या बन जाएगा 1/4πε0, यहाँ पर भी है, ये ऊपर 2 था, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, बन गया 4। फिर क्या आएगा Ze² और नीचे क्या बचेगा, ये हाफ ऊपर जाके 2 हो गया और बचेगा केवल mv²। तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा उसे यूज़ कर सकते हैं। KE दिया होगा इसे यूज़ कर लेना, अगर दिया होगा वैल्यू ऑफ मास, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा हो सकता है। ओके, अच्छा, एक खास बात और है कि आप इस 4 को इस 4 से कैंसिल ना करें। वजह इसकी ये है कि 1/4πε0 की खुद एक वैल्यू होती है जो होती है 9 × 10⁹। यदि हम इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर देंगे तो हम इस पूरे के प्लेस पर ये वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। आप क्या कीजिएगा, इसे एज इट इज़ रहने देना ताकि आप इसकी वैल्यू पुट कर सको, और इसे आप इंटू कर लीजिएगा, इससे आपको आसानी होगी।